नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एससीईआरटी की बुक हमारा पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस बुक का चैप्टर 5 जो कि है जल संचयन एवं पुनर्भरण। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था जल के बारे में, और आज के इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं या प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो यहाँ पे जल संचयन के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये जो पहला पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये है एक छोटी सी कहानी जो उसमें भूमिका बनाई गई है जल संचयन के लिए। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इससे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे जरूर हमारे टेट या सुपर टेट के एग्जाम में। सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखी ही गई है कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा है। यही लाइन इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि पृथ्वी पर कितने भाग पर जल है, तो यह कौन सा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, 3/4 भाग पर जल है। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें से अधिकांश भाग समुद्र में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 97%। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने इसको देखा था। समुद्र में पाया जाने वाला जो जल है पूरी पृथ्वी का 97% है। ठीक है, आगे देखेंगे कि समुद्र का जल खारा होने के कारण इसका प्रयोग हम पीने तथा सिंचाई में नहीं कर सकते। इसी प्रकार बर्फ के रूप में हिमनदों, पर्वतीय चोटियों एवं ध्रुवों पर पाया जाने वाला पानी का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता के लिए सीधे नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे अन्य स्रोत हैं पानी के, जिसमें से हिमनद है, पर्वत चोटियों पर या ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ है, वो जो है ठोस अवस्था में है, इसलिए उसका हम प्रयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसे भूजल कहते हैं। इसको हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। और भूमि के ऊपर जो जल पाया जाता है उसे भूसतही जल या धरातलीय जल कहते हैं, जिसमें से नदियाँ, तालाब और पोखरे आदि आते हैं। पानी द्वारा जो इस प्रकार के पानी पाए जाते हैं, यानी कि जो भूजल होते हैं और जो भूमि के ऊपर वाले जल होते हैं, जैसे कि नदियों, तालाबों और पोखरों में पाए जाते हैं, यह हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी इसी जल से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। हमें भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि 97% जो जल है ये तो जो है समुद्र में ही है। बचा जो 3% है वो जो है हमारे हिमनद के रूप में या हमारे ध्रुवों पर बर्फ़ के रूप में है, या फिर जो है ज़मीन के अंदर पाया जाता है जिसे हम लोग भूजल कहते हैं, या फिर हमारे जो धरातलीय जल के स्रोत हैं जैसे नदियाँ, तालाब और पोखरे हैं, झीलें हैं, इन सब में जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे एक जो है फिगर दिया गया है, ये फिगर इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो आंकड़े इसमें दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो ये पहला वाला फिगर बना है, इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर संपूर्ण जल की स्थिति। यहाँ पे है 97% भाग जो है क्या है, समुद्री जल है, जो कि खारा पानी है, जिसका प्रयोग हम ना तो पीने के रूप में कर सकते हैं ना तो सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। बाकी का बचा जो 3% है ये शुद्ध जल है। ठीक है, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार और आगे भी आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये जो 3% शुद्ध जल है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए ये फिगर सेकेंड दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध जल की स्थिति का जल स्रोत कौन कौन सा है। ठीक है, यानी शुद्ध जल कितना है, 3% है, और ये जो सेकेंड फिगर आप देख रहे हैं ये 3% का पार्ट है। ठीक है, अब इस 3% में जो है 77% अगर देखा जाए, यानी जो 3% वाला भाग है इसका 77% ग्लेशियर पर पाया जाता है, यानी बर्फ़ के रूप में है, ठोस अवस्था में है, जो हमारे ध्रुवों पर या पर्वत चोटियों पर बर्फ़ के रूप में जमे हुआ है। आगे का जो 1% इसमें से भाग है वो झीलों, नदियों और झरनों से प्राप्त होता है हमें, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो भूजल के रूप में है। ठीक है, अब भूजल जो 800 मीटर तक है, मतलब भूमि की सतह से जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ से 800 मीटर तक की गहराई तक जो जल पाया जाता है वो 11% है, और 800 मीटर के नीचे जो पार्ट है वो भी 11% है। ठीक है, तो इतना डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ से 3 से 4 पॉइंट जो है याद रखने हैं। सबसे पहला कि जो समुद्र में संपूर्ण पृथ्वी पर जितने जल पाया जाता है उसका 97% भाग समुद्र में पाया जाता है। 3% बचा हुआ भाग जो है वो शुद्ध जल के रूप में है। इसको अशुद्ध जल या खारा जल कहते हैं, क्योंकि यह पीने योग्य नहीं है।
अब आगे जो 3% शुद्ध जल है इसका 77% ग्लेशियर के रूप में मौजूद है, 1% झीलों, नदियों एवं झरनों के रूप में है। बाकी का बचा हुआ जो 22% है, जिसमें 11% डिवाइड किया गया है, ये भूजल के रूप में है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आंकड़ा हम जो याद रखेंगे, जो हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम में या सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों हम लोग स्टेट जो है टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बुक जो है स्टेट लेवल पर पढ़ाई जाती है, यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाई जाती है और उच्च प्राथमिक स्तर की बुक है। लेकिन इसके जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके प्राथमिक टेट में पूछे जा सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे भूजल की कमी के कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि भूमि का जो सतही जल है या भूजल है वो जो है धीरे धीरे इसका जल स्तर नीचे चला जा रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ कारण जिनको आप देख सकते हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की बढ़ती हुई मांग, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है जल की आवश्यकता भी बढ़ रही है और लोग जल का उपभोग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब जनसंख्या बढ़ रही है तो नगरीकरण भी बढ़ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, यानी कि जो वर्षा का जल होता था जो इसको पृथ्वी अवशोषित करके धीरे धीरे अपनी सतह में ले जाती थी, वो भाग अब सीमेंटेड हो जा रहा है या घर बना के आप उसको कवर कर दे रहे हैं। तो पृथ्वी का जो क्षेत्र था जो जल को सोखता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से भूजल का जो स्तर है वो नीचे चला जा रहा है। आगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों द्वारा अत्यधिक जल का उपयोग, यानी कि जैसे से सिंचाई में क्या होता है कि पानी को जब एक तरफ से आप खेत में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पानी लेता है, और या फिर ऐसे कुछ औद्योगिक कार्य होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं जो पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में लाती हैं, जिससे भूसतही जल जो है उसका स्तर नीचे चला जा रहा है। आगे है कि कम वर्षा का होना। अब पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि जो है धीरे धीरे बारिश जो है बारिश के समय पे बहुत कम होती है, जिसके कारण भी भूजल का स्तर जो है कम होता जा रहा है। आगे है तालाबों, पोखरों और टैंकों जैसे जल के बचत के प्राचीन साधनों का प्रयोग ना करना। अब जैसे प्राचीन जो जल के बचत के साधन थे, जैसे तालाब थे, पोखरे थे या टैंक थे, इन सब का प्रयोग अब आधुनिक समय पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे क्या है कि यहाँ पे जल के जो अवशोषित करने के साधन थे, जो इकट्ठा करने के साधन थे, वो कम हो जा रहे हैं और जल स्तर नीचे चला जा रहा है। आगे है शहरों में घरेलू कार्यों के लिए मशीनों से ज़मीन के अंदर से अधिक पानी निकालना। अब आजकल जो है ऐसे ऐसे पंप आ गए हैं जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी की जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा पानी निकल आता है, और इस वजह से जो है क्या होता है कि जल स्तर जो है नीचे चला जा रहा है। आगे है कि वर्षा के बहते हुए जल को एकत्रित न करना, सूखे हुए कुएं, तालाबों एवं गड्ढों आदि को पुनः पानी न भरना। ठीक है, तो ये सब जो है जल स्तर के नीचे जाने के कुछ प्रमुख कारण हैं। अब यहाँ पे एक जो है जल संचयन एवं पुनर्भरण, इसको हम कैसे दोबारा कर सकते हैं, इसकी जो है यहाँ पे बात की गई है कि धरती पर वर्षा का जल मीठे जल का स्रोत है। अब यहाँ पे एक लाइन ये भी इम्पॉर्टेंट है, यदि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर मीठे जल का यानी जो पीने योग्य जल है उसका स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या है, तो वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है शुद्ध माना जाता है, लेकिन वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। ठीक है, अब आगे है कि वर्षा का जल रिस रिस कर धरती पर नीचे गहराई में चला जाता है। जल का इस प्रकार अपने आप भूमि के अंदर जाना जल का प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। ठीक है, जो नेचुरल सिस्टम है प्रकृति का कि जल को कैसे जो है पुनर्भरण किया जाए, कैसे उसका संचयन किया जाए, वो क्या है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पृथ्वी पर आता है और धीरे धीरे पृथ्वी उसको सोख के नीचे स्तर पर ले जाती है। ये प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। यह पुनर्भरण वर्षा जल तालाबों, झीलों, बांधों, खेतों की सिंचाई आदि के लिए अपने आप होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे घरों में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जल को घड़ों, बाल्टी, टंकी आदि में संचित करके रखते हैं। इसी प्रकार तालाब, पोखरों, बांध आदि बनाकर जब वर्षा का जल को हम रोक कर रखते हैं तो उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। ठीक है, वर्षा का जल व्यर्थ न जाने पाए इसीलिए इसको हम कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल के रूप में भी संचित कर सकते हैं। ठीक है, कि जो बारिश का पानी है उसको भी हम लोग कहीं इकट्ठा करके जो है उसका संचयन कर सकते हैं, यानी उसको इकट्ठा कर सकते हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर रिस कर चला जाए और भू स्तर जो है, भू स्तर का जो जल का स्तर है वो बना रहे। अब आगे है कि भूजल पुनर्भरण का तात्पर्य भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे
एक बात लिखी गई है कि भूजल समाप्त हो जाए तो मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसकी आवश्यकताएं दी गई हैं कि वर्षा जल संचयन की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए जो है कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भूजल भंडारण में वृद्धि तथा जल के स्तर में गिरावट पर नियंत्रण के लिए, जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, भूजल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो ये सब पॉइंट यदि आप समझने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि संचयन एवं पुनर्भरण करने की कुछ विधियाँ दी गई हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है पुनर्भरण या गड्ढा करके। जैसे बारिश की जो पानी होती है उसको आप कहीं पे गड्ढा करके जो है, जो आपकी छतों पर बारिश का पानी आता है इसको पाइपलाइन के द्वारा उस गड्ढे में ले जा सकते हैं और वहाँ से वो पानी धीरे धीरे इसकर पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और भूजल स्तर जो है वो बना रहेगा। आगे यहाँ पे कुछ जो है इसकी दी गई है कि जैसे खाई बनाकर, ठीक है, कहीं लंबी खाई बना दीजिए, नाली के माध्यम से आप बारिश का पानी वहाँ पे ले जाइए, उसका संचयन करिए। यहाँ पे दिया गया है नलकूप द्वारा छत से प्राप्त, मतलब कोई ऐसा पंप लगा दीजिए जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, वो पानी इकट्ठा करके कहीं पे ले जाए या पोखरों या तालाबों में ले जाए और वहाँ से उसका जो है जल का संचयन हो। यहाँ पे एक विधि है गली प्लग द्वारा। ये गली प्लग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो गली प्लग पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। ठीक है, गली प्लग क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे नाले बने होते हैं, उनको कहा जाता है। गली प्लग का निर्माण स्थानीय पत्थर या चिकनी मिट्टी या झाड़ियों का प्रयोग करके वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ढलान से सकरे बहते हुए नालों या जलधाराओं को बांध कर किया जाता है। जो बारिश का पानी होता है, जब पहाड़ पे बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से आता है, तो उसको रोकने के लिए गली प्लग बनाया जाता है और इस प्रकार जो है धीरे धीरे उसका जो है संचय हो सके, इसलिए इस प्रकार की विधियां वहाँ पे की जाती हैं। आगे दिया है कंटूर बांध के द्वारा वर्षा का जल का संचयन। ठीक है, बांध बनाकर किया जाता है और इस प्रकार से कुछ विधियां दी है जैसे गैम्बियन बांध द्वारा वर्षा का जल का संचयन। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे एक विधि और दी है पुनर्भरण कुओं द्वारा, यानी कि जो कुओं का पुनर्भरण है, जो सूखे हुए कुएं हैं, वर्षा का पानी आप ले जाके उसमें भी एकत्रित कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पे दिया गया है कुछ इम्पॉर्टेंट है कि जल संरक्षण के लिए क्या करें क्या ना करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जैसे हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे उपायों से जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में परिवर्तन लाने होंगे, जो कि निम्नलिखित हैं। यहाँ पे क्या है कि हम नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों आदि का जल स्वच्छ रखकर और उसे दूषित ना करके, ठीक है, यानी कि जो हमारे आसपास के जल के स्रोत हैं उनको स्वच्छ रखा जाए, उनको दूषित ना किया जाए। और इसके अगला पॉइंट है कि अपने आसपास घरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर पानी की बर्बादी ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल का प्रयोग करें। अगला है टपकते एवं रिसते हुए जल को तुरंत मरम्मत करवाएं। अगला है पानी की आवश्यकता ना होने पर नल बंद कर दें। ठीक है, आगे है कि सिंचाई में कम पानी खर्च करने वाले साधनों का जैसे फव्वारा विधि या बूंद बूंद सिंचाई विधि आदि का विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मल एक तरफ से खेत को भरते हैं या सिंचाई के जो पारंपरिक तरीका है उससे करते हैं तो उसमें बहुत जल की आवश्यकता होती है। फव्वारे के माध्यम से जो है एक बारिश टाइप का जो है किया जाता है फव्वारा टाइप में, तो उसमें फसलों को कम मात्रा में ही जो है अधिक सिंचाई की जा सकती है। आगे है कि परंपरागत जो साधन है जैसे कुआं, तालाब, पोखरों का जीर्णोद्धार या मरम्मत कराया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि खेतों की सिंचाई क्यारी बनाकर करें या नहरों का पानी जो है बर्बाद ना होने पाए, ऐसी कुछ विधियां करें जिससे हम इस सारी विधियों का प्रयोग करके जल संरक्षण को जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे यहाँ पे कुछ सरकारी प्रयास भी दिए गए हैं, इसको भी यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा जल संरक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का निचोड़, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इसे भी जाने। ठीक है, तो इसमें है कि मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना है केवल 6 दिन तक जीवित रहता है। ये एक आंकड़ा है लगभग कि जो है 6 दिन तक जो है मनुष्य जीवित रह सकता है यदि उसको जल ना मिले, मैक्सिमम, लेकिन वो स्वस्थ तो नहीं रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य भार का 70% भाग जल है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
मनुष्य का जो भार होता है, जो वेट होता है, उसका लगभग 70% भाग जो है क्या होता है, जल होता है। अब यदि इसमें 1% की भी कमी हो जाए, इस 70% में भी 1% की कमी हो जाए तो हमें प्यास महसूस होने लगती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पानी को पी लेते हैं, 1 गिलास 2 गिलास जो भी आपको पीना है, तो आपके जो शरीर में है वो जल का जो तो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको प्यास आपकी बुझ जाती है। अब यदि 5% की भी कमी आ जाती है हमारे शरीर में, तो क्या होता है कि त्वचा हमारी जो स्किन है वो सिकुड़ने लगती है और जो है मुंह एवं जीभ सूखने लगती है। ठीक है, तो ये 5% की कमी पर होता है। और शरीर में 15% की जल की कमी हो जाने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो जल हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये इस लाइन में आप पढ़ सकते हैं और एग्जाम में ये पूछा भी गया कई बार। आगे ये जो लाइन है कि विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। अगली जो लाइन है कि भारत की जो जल नीति है, इसके बारे में है कि भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई थी और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो भारत की जल नीति कब बनाई गई थी, तो 1987 में बनाई गई थी, और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई, तो 2002 में की गई। आगे है कि राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपनी अलग जो है राज्य जल नीति भी बनाई है। ठीक है, तो ये जानकारी के लिए है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भारत की जल नीति 1987 और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई, तो 2002। अगला है कि राष्ट्रीय जो जल नीति बनी है, इसमें जो है जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में बताया गया है, माना गया है। क्या माना गया है, जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन। और संसाधन क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही इसी बुक में पढ़ा था। तो अभी तक के जो शुरू के चैप्टर हैं वो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, उसमें आप जाके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, हमारा पर्यावरण नाम से बुक आती है, जो कि उत्तर प्रदेश के 6th क्लास से लेके 8th क्लास के में जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं उसमें पढ़ाई जाती है। और हमारे यूपी टेट का जो सिलेबस है इस बुक से टोटल मैच करता है। हमने आपको हर वीडियो में ये बात बताई है। तो आपको यूपी टेट या सुपर टेट का जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे क्या है कि राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राज्य की जो जल नीति जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बनाई गई है, इसमें जल को क्या कहा गया है कि घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति हो, इसके लिए जो है प्राथमिकता दी गई है। और दोस्तों एक बात हम आपसे हमेशा नहीं कहते हैं कि आपको यदि लगता है कि आपको इस वीडियो को देख के या हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या आपके लिए लगता है कि हाँ ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इस जो है चैप्टर से संबंधित। आप इनको जो है सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करिए कि अभी तक आपने जो पढ़ा आप इससे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए है, इसको हम आपको सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि समुद्र का जल क्या होता है, खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, यदि अभी तक हमने जो पढ़ाया यदि आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त होती है। यहाँ पे कम मात्रा में प्राप्त है, जो कि कुल कितने हैं ये देखा जाए तो हमारे जो 97% भाग है वो खारा है, 3% शुद्ध है। अब उसमें भी शुद्ध जो है उसमें से 77% जो पाया जाता है वो हमारे ग्लेशियर के रूप में है। 1% नदियों तालाबों पोखरों में पाया जाता है। बाकी का 22% भाग जो है भूजल एवं भूसतही जल के रूप में है। आगे देखेंगे कि तालाब पोखरों आदि का जल जो है क्या है, हमारे जो है सिंचाई के प्राचीन साधन रहे हैं। ठीक है, पहले तालाबों पोखरों आदि से सिंचाई का साधन होता था। तो ये जो है कुछ इसके जो है फिलिंग द ब्लैंक थे। और यदि जो है आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है या आपके लिए
आपकी ज्ञानवर्धक रही है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में।